हेलो गाइस। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, काफ़ी देर तक चर्चा करने के बाद ग्रैंड मास्टर और पैंगजन वैली के मास्टर ने प्लान बनाया था कि वो लू और ली इन दोनों को एक साथ वेंडू क्लैन भेजेंगे ताकि वो दोनों वहां जाकर इन्वेस्टिगेशन कर सकें। इसके साथ ग्रैंड मास्टर और पैंगजन वैली का एक दूसरा मोटिव भी था। वो लोग अभी के लिए चाहते थे कि लू और ली एक दूसरे के करीब आ जाएं और वो लोग उन दोनों की शादी करा सकें। अब आगे सीन चेंज हो जाता है और हमें वेंडू क्लैन का सीन दिखाया जाता है। वेंडू क्लैन सरपेंट वैली में मौजूद था। सरपेंट वैली को सरपेंट वैली इसलिए कहा जाता था क्योंकि इस वैली के चारों तरफ बहुत ही घनी झाड़ियाँ थी और बहुत ही ऊंचे ऊंचे पेड़ थे। इन ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर अलग अलग तरह के सांप रहा करते थे जो बहुत ज़्यादा जहरीले होते थे। यहाँ तक कि ये इतने ज़्यादा जहरीले होते थे कि एक बहुत छोटा सांप भी एक बड़े से मैजिकल बीस्ट को सिर्फ अपने जहर से मार सकता था। अगर कोई नॉर्मल कल्टीवेटर इनके कांटेक्ट में भी आ जाता तो वो आसानी से मारा जाता। इनकी पावर इतनी ज़्यादा थी। इस वजह से वेंडू क्लैन के लोगों के अलावा अभी के लिए सरपेंट वैली में कोई नहीं आता था क्योंकि सभी को अपनी जान प्यारी थी। ऐसा नहीं था कि वेंडू क्लैन की इन सरपेंट से दोस्ती थी, पर असल बात ये थी कि वेंडू क्लैन के पास एक खास तरह की कल्टीवेशन टेक्निक थी जिसे अगर वो मास्टर कर लेते थे तो उसे मास्टर करने के बाद वैली में मौजूद सभी सरपेंट उन्हें देखकर उनसे दूर भागने लगते थे क्योंकि उस टेक्निक को मास्टर करने के बाद उनके शरीर से एक अजीब सा ऑरा निकलता था जो किसी भी तरह के सांप को डरा सकता था। इसी टेक्निक की वजह से वेंडू क्लैन आज तक सरपेंट वैली में टिका हुआ था और कोई भी अभी तक वेंडू क्लैन को ख़त्म नहीं कर पाया था। वैली में इतने ज़्यादा खतरनाक सरपेंट होने की वजह से, सांप होने की वजह से कोई भी अभी के लिए सरपेंट वैली में आना पसंद नहीं करता था। सभी लोग सरपेंट वैली में आने से डरते थे। यहाँ तक कि क्विंग सेक्ट, होस्ट किंग सेक्ट, इन जैसे पावरफुल सेक्ट के डिसाइपल्स भी सरपेंट वैली में आने से बहुत ज़्यादा कतराते थे। इन कारणों की वजह से वेंडू क्लैन अब तक पूरी तरह से सुरक्षित था। सरपेंट वैली में होने की वजह से अब तक वेंडू क्लैन पर ना के बराबर लोग हमला कर पाए थे और उन हमलों में भी हमेशा वेंडू क्लैन की ही जीत हुई थी। पिछले हज़ारों सालों से वेंडू क्लैन सरपेंट वैली पर राज करता आया था, लेकिन वो वेंडू क्लैन जो एक समय पर हद से ज़्यादा पावरफुल हुआ करता था, अब उसकी पावर लगभग ख़त्म होने लगी थी। अभी के लिए उसके अंदर अंदरूनी झगड़े शुरू हो गए थे जिस वजह से वक्त दर वक्त उनकी पावर कम होती जा रही थी। अभी के लिए सरपेंट वैली जो हमेशा नॉर्मल रहती थी उसमें थोड़ी हलचल दिखाई पड़ रही थी। हमें सरपेंट वैली के एक एरिया को दिखाया जाता है जहाँ पर 3 अजीब से मॉन्स्टर मौजूद थे। ये मॉन्स्टर तो नहीं थे पर डेमनिक बीस्ट ज़रूर थे। इनका सर किसी भेड़िए जैसा तो बॉडी किसी टाइगर जैसी थी। इन तीनों डेमनिक बीस्टों के शरीर से खतरनाक ऑरा निकल रहा था जिस वजह से कोई भी दूसरा पावरफुल मैजिकल बीस्ट इनके पास आने की कोशिश नहीं कर रहा था। तीनों मैजिकल बीस्ट तेजी से एक रास्ते पर आगे बढ़ते जा रहे थे। ये असल में वेंडू क्लैन को जाने का रास्ता था। तभी अचानक से एक मैजिकल बीस्ट को कुछ फील होता है। वो अपनी जगह पर रुक जाता है और वो दूसरी डायरेक्शन में भागने लगता है। उसके पीछे पीछे बाकी के दोनों डेमनिक बीस्ट भी वहाँ पर जाने लगते हैं। कुछ ही पलों में वो लोग एक दूसरी जगह पर पहुँच जाते हैं। यहाँ पर बहुत ही घनी झाड़ियाँ थीं और बहुत ही बड़े बड़े पेड़ थे। तभी अचानक से वो पहला वाला डेमनिक बीस्ट घास में कुछ ढूंढने लगता है और काफ़ी देर तक ढूंढने के बाद अचानक से एक झाड़ी के पास रुक जाता है। तभी वो अपने मुंह में कुछ पकड़ लेता है। उसने वो चीज़ उस झाड़ी से पकड़ी थी। अभी के लिए उसके मुंह में एक अजीब सा मैजिकल बीस्ट दिखाई पड़ रहा था। जो असल में कौन सा मैजिकल बीस्ट है यह अभी हम नहीं बता सकते हैं क्योंकि अभी के लिए सिर्फ उसकी पूंछ दिख रही थी। उस मैजिकल बीस्ट को उस डेमनिक बीस्ट ने अपने मुंह में पकड़ रखा था। अचानक से वो पहला वाला डेमनिक बीस्ट वहाँ से भागने लगता है। वो भागकर वहाँ से काफ़ी दूर चला गया था, लेकिन बाकी के दोनों डेमनिक बीस्ट ने उसका पीछा नहीं किया था। वो तो उल्टा अभी के लिए उसी रास्ते पर आगे बढ़ते जा रहे थे। काफ़ी देर तक आगे बढ़ने के बाद वो लोग वेंडू क्लैन के काफ़ी करीब पहुँच जाते हैं, लेकिन तभी अचानक से उन्हें कुछ फील होता है। वो खुद का बचाव करने जा ही रहे थे, लेकिन तभी उन पर हमला हो जाता है और उस हमले से उनकी बॉडी पर बहुत ही बड़े बड़े घाव हो जाते हैं। दोनों मैजिकल बीस्ट
दर्द से दहाड़ने लगते हैं और वहीं पर गिर जाते हैं। अभी के लिए उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि वो दोनों मर चुके हैं, पर उन्हें किसने मारा था ये कोई भी नहीं जानता था। तभी वहाँ पर कुछ सरपेंट्स आ जाते हैं जो थोड़ी देर तक वहाँ रुकने के बाद उस जगह से गायब हो जाते हैं। अचानक से वेंडू क्लैन से ढोल के बजने की आवाज़ सुनाई पड़ने लगती है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई ज़ोर ज़ोर में ढोल पीट रहा हो। गॉड ऑफ पॉइजन के टाइम पे वेंडू क्लैन जो बहुत ज़्यादा पावरफुल हुआ करता था, उसकी पावर अभी के लिए काफ़ी ज़्यादा गिर चुकी थी। यहाँ तक कि गॉड ऑफ पॉइजन के टाइम पर गॉड ऑफ पॉइजन अपने कुछ डिसाइपल्स को, वेंडू क्लैन के कुछ डिसाइपल्स को वेंडू क्लैन के बाहर मौजूद सर्पेंट वैली में निगरानी रखने के लिए भेजता था। लेकिन अभी के लिए पूरे सर्पेंट वैली में ऐसा कोई भी मौजूद नहीं था जो सर्पेंट वैली में क्या चल रहा है इसका पता लगा सके। ऐसे में अभी के लिए जो ये 3 डेमनिक बीस्ट वहाँ पर दिखाई पड़े थे, इनके बारे में भी वेंडू क्लैन को कुछ भी पता नहीं चला था। अब सीन चेंज हो जाता है और हमें वेंडू क्लैन के अंदर का सीन दिखाया जाता है। अभी के लिए गॉड ऑफ पॉइजन की कब्र के पास कई लोगों की लाशें पड़ी हुई थी। उनके पास ही अभी के लिए गॉड ऑफ पॉइजन के तीनों डिसाइपल रूशेन, फैन और चैंग, ये तीनों मौजूद थे जो आपस में लड़ रहे थे। उनके साथ उनके साथी भी मौजूद थे जो सामने वालों को खून की प्यासी नज़रों से देख रहे थे। तीनों ने अभी के लिए लगभग आधे वेंडू क्लैन को ख़त्म कर दिया था। तीनों एक दूसरे को मारकर खुद वेंडू क्लैन का लीडर बनना चाहते थे। अभी के लिए वुयेन कहाँ पर था इसका किसी को भी कोई पता नहीं था। अभी के लिए वो लोग सिर्फ खुद सामने वाले को मारकर लीडर बनना चाहते थे। इन सभी में रूशेन की हालत हद से ज़्यादा ख़राब थी, क्योंकि वो चैन और फैंग इन दोनों से बहुत ही कम पावरफुल था। चैन और फैंग आसानी से रूशेन पर हावी हो रहे थे। रूशेन हाँफते हुए कहता है, मैं अभी के लिए अपने पैर पीछे खींचता हूँ, तुम दोनों अब आपस में लड़कर डिसाइड कर लो कि लीडर कौन बनेगा, क्योंकि अब मैं लीडर नहीं बनना चाहता हूँ। उसकी बात सुनकर चैन और फैंग एक दूसरे को देखने लगते हैं। अभी के लिए वो अपने सामने मौजूद लोग को मारना चाहते थे, पर तभी वहाँ पर अचानक से वेंडू क्लैन के कुछ एल्डर्स आ जाते हैं और वो सभी अभी के लिए रूशेन की साइड में हो जाते हैं। इस वजह से रूशेन, जो अभी कुछ देर पहले हार रहा था, उसकी पावर अचानक से काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और अभी के लिए वो फुल जोश में आकर फिर से चैन और फैंग से लड़ाई करने लगता है। अभी के लिए वेंडू क्लैन के लगभग आधे डिसाइपल्स मारे जा चुके थे और जो बचे थे उनमें से लगभग 60% अभी के लिए रूशेन के साथ में थे। इस वजह से रूशेन की अकेले की पावर चैन और फैंग इन दोनों से ज़्यादा हो गई थी। ऐसे में चैन और फैंग दोनों चाहकर भी रूशेन को नहीं हरा पा रहे थे। कुछ देर पहले वो लगभग रूशेन को मारने वाले थे, लेकिन अभी के लिए बाजी पूरी तरह से पलट गई थी। चैन और फैंग समझ गए थे वो रूशेन को नहीं हरा पाएंगे, इसलिए वो लोग हार मानते हुए कहते हैं, रूशेन तुम हमें ज़िंदा छोड़ दो, हम अभी के लिए हार मानते हैं और ये वादा करते हैं कि फ्यूचर में हम लोग कभी भी तुम्हारे खिलाफ़ नहीं जाएंगे। उल्टा तुम्हें जब भी ज़रूरत पड़ेगी तब हम अपनी जान देकर भी तुम्हारा साथ देंगे। अपने दोनों सीनियर्स को इस तरह मजबूर होता देख रूशेन ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। उसने कभी भी ऐसा होने की उम्मीद नहीं की थी। आज से कुछ समय पहले सभी लोग उसे बहुत ही नाकारा समझते थे, क्योंकि वो गॉड ऑफ पॉइजन का सबसे ख़राब या कहो सबसे कमज़ोर डिसाइपल था। लेकिन उसकी मेहनत की वजह से और उसकी इंटेलिजेंस की वजह से उसने लगभग 60% वेंडू क्लैन को अपनी तरफ कर लिया था। ऐसे में भले ही वो अभी के लिए कम पावरफुल था, लेकिन उसके पास बाकी के लोगों की मिलाकर बहुत ज़्यादा पावर इकट्ठा हो गई थी, जिसका सामना उसके सीनियर्स भी नहीं कर सकते थे। और वो वुयेन, जिसे उसके टीचर गॉड ऑफ पॉइजन ने हद से ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी थी, वो भी अभी के लिए उसके सामने कुछ नहीं रह गया था। हमें अभी के लिए वेंडू क्लैन की लीडर सील को दिखाया जाता है, जो अभी भी गॉड ऑफ पॉइजन की कब्र के ऊपर पड़ी हुई थी और पता नहीं क्यों उसके अंदर से अभी के लिए थोड़ी थोड़ी एनर्जी निकल रही थी। लेकिन किसी का भी ध्यान अभी के लिए इस एनर्जी पर नहीं गया था। अभी के लिए सब लोग तो आपस में उलझे हुए थे। अपने दोनों सीनियर की ऐसी हालत देख रूशेन ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था। तभी वो अपने चारों तरफ खड़े 4 प्रोटेक्टर्स को इशारा करता है। ये 4 प्रोटेक्टर्स असल में वेंडू क्लैन के 4 प्रोटेक्टर्स थे,
जो वेंडू क्लैन के सबसे पावरफुल लोगों में से एक थे। गॉड ऑफ पॉइजन के बाद यही चारों वेंडू क्लैन के सबसे पावरफुल लोग थे। ऐसे में इनके रूशन के साथ आ जाने की वजह से रूशन की पावर बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। इन्हीं चारों की वजह से रूशन अभी के लिए वेंडू क्लैन पर राज करने जा रहा था। वो उन चारों को इशारा करता है और वो चारों जाकर फैंग और चैन को पकड़ लेते हैं, जिसके बाद रूशन जाकर गॉड ऑफ पॉइजन की कब्र के पास खड़ा हो जाता है। गॉड ऑफ पॉइजन की कब्र के ऊपर अभी के लिए एक ग्रीन बॉक्स रखा हुआ था। रूशन जल्दी से उस ग्रीन बॉक्स को उठाता है और उसे खोल देता है। ग्रीन बॉक्स के अंदर एक सील रखी हुई थी। उस सील को रूशन अच्छी तरह से पहचानता था। उस सील पर 4 शब्द लिखे थे, गॉड ऑफ पॉइजन सील। असल में वेंडू क्लैन के हर लीडर को गॉड ऑफ पॉइजन कहा जाता था। ऐसे में गॉड ऑफ पॉइजन कोई नाम नहीं बल्कि एक टाइटल था जो वेंडू क्लैन के हर लीडर को मिलता था। रूशन हंसते हुए उस सील को अपने हाथों में लेने लगता है। ये देखकर चैन और फैंग उसे रोकना चाहते थे। वो लोग ज़ोर ज़ोर से चीखने लगते हैं, जैसे कि वो कहना चाहते हों कि उस सील को हाथ मत लगाओ। लेकिन रूशन उनकी बात कहाँ सुनने वाला था। वो तो अभी के लिए लीडर बनने के उत्साह में था। रूशन को लीडर बनता देख चैन और फैंग हद से ज़्यादा दुखी थे, लेकिन वो अभी के लिए कुछ भी नहीं कर सकते थे क्योंकि उन्हें 4 प्रोटेक्टर्स ने पकड़ रखा था। जल्दी से रूशन उस सील को अपने हाथ में लेता है और उसमें अपनी एनर्जी डालने लगता है। अभी के लिए वहाँ मौजूद सभी लोग इस नज़ारे को देख रहे थे। जहाँ 4 प्रोटेक्टर के फेस पर अभी के लिए स्माइल थी, वहीं फैंग और चैंग अभी के लिए अपनी आंखों में आंसू के साथ ये सब देख रहे थे। वो लोग ऐसा होते हुए नहीं देखना चाहते थे, लेकिन एक चीज़ जो किसी ने भी नहीं सोची थी अचानक से वही हो जाती है। अभी के लिए रूशन जो इतने उत्साह के साथ गॉड ऑफ पॉइजन की सील को अपने हाथों में ले रहा था, अचानक से उसके हाथों से उस सील गिर जाती है और वो ज़ोर ज़ोर से चीखने लगता है। असल में दर्द की वजह से उसके हाथों से वो सील छूट गई थी और उसे अभी के लिए अपने हाथ में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। अचानक से इस बदलाव से सभी लोग चौंक गए थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था आखिर रूशन इतनी बुरी तरह से क्यों चीख रहा है। दर्द के मारे रूशन ज़मीन पर गिर जाता है और ज़मीन पर लोड़ने लगता है। सभी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी अचानक से एक प्रोटेक्टर की नज़र रूशन की उंगली पर पड़ती है। वहाँ पर अभी के लिए 7 टेल्ड सेंटीपीड था। जैसे ही वो वहाँ पर देखता है, अचानक से बाकियों की नज़र भी उस तरफ पड़ती है। सभी लोगों की नज़र सेंटीपीड पर पड़ चुकी थी और वो लोग इस 7 टेल्ड सेंटीपीड को अच्छी तरह से पहचानते थे, क्योंकि ये 7 टेल्ड सेंटीपीड किसी और का नहीं बल्कि गॉड ऑफ पॉइजन का वो कीड़ा था। वो एनिमल था, वो पालतू एनिमल था जिसने न जाने कितने लोगों को मौत के घाट उतारा था। अब सभी को रूशन की हालत समझ आने लगती है। तभी एक एल्डर जल्दी से रूशन की मदद करने जाता है, लेकिन जैसे ही वो रूशन को टच करता है, रूशन के शरीर में मौजूद पॉइजन उस एल्डर के हाथ पर फैलने लगता है। अभी के लिए उस एल्डर का हाथ तेजी से काला पड़ता जा रहा था। ये देखकर एक प्रोटेक्टर जल्दी से आगे आता है और वो जल्दी से उस एल्डर के हाथ को काट देता है। उस एल्डर के हाथ के कटने की वजह से उस एल्डर की जान बच गई थी, लेकिन उसने अपना हाथ खो दिया था। इधर जब एल्डर की इतनी बुरी हालत हो गई थी तो रूशन की हालत तो इससे भी बदतर ही होने वाली थी। रूशन अभी के लिए ज़मीन पर लौट रहा था। उसका पूरा चेहरा काला पड़ गया था। वो ज़ोर ज़ोर से चीख रहा था, जैसे कि अभी के लिए वो अपने प्राण त्यागना चाहता हो, वो मरना चाहता हो लेकिन मर नहीं पा रहा हो। अभी के लिए इस नज़ारे ने सबको बहुत ज़्यादा डरा दिया था। सभी लोग खौफ से उसे देख रहे थे। किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था 7 टेल्ड सेंटीपीड जो गॉड ऑफ पॉइजन के जाने के बाद ही मर जाना चाहिए था, वो अभी के लिए ज़िंदा था और उसने रूशन को इस हालत में पहुंचा दिया था। किसी की भी अभी के लिए गॉड ऑफ पॉइजन की सील के पास जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। सभी लोग उल्टा अभी के लिए उस सील से काफ़ी दूर चले गए थे। सभी लोग दूर जाकर रूशन को ही देख रहे थे, लेकिन कोई भी अभी के लिए उसकी मदद करने आगे नहीं आ रहा था, क्योंकि सभी जानते थे अगर वो रूशन की मदद करने जाएंगे तो वो पॉइज़न उनकी बॉडी में भी फैल जाएगा और वो बहुत जल्दी मारे जाएंगे। और अब इसी के साथ हमारा एपिसोड आज यहीं पर ख़त्म हो जाता है।